हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राजेश सर और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हेनरी का नियम। ये जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री में विलियन जो चैप्टर है उसमें आपको उपयोग होने वाला है और ये चैप्टर 11th केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं हेनरी के नियम की। तो हेनरी का नियम क्या कहता है बेटा, पहले आप ये अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे तो हेनरी ने क्या किया था, हेनरी ने देखा कि जो लिक्विड होता है यानी कि जो द्रव होता है उसमें अगर किसी भी गैस को घोला जाता है, कोई भी गैस होती है उसको किसी द्रव में अगर आप घोलते हैं तो वो गैस को हम किसी भी द्रव में कैसे घोल सकते हैं, इसके लिए हेनरी ने नियम दिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैस होती है वो द्रव से हल्की होती है तो वो उसमें घुलती नहीं है, परंतु उसको हम कैसे घोलेंगे, कैसे घोल सकते हैं, उसके लिए हेनरी ने क्या किया था इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यानी कि आपने सबने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, तो आप देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि उच्च दाब पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है और जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, वो गैस जो होती है बाहर बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को समझाने के लिए हेनरी ने क्या करा, एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, इसकी पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। इसने बताया था कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, या निश्चित की जगह आप यहां पर लिखोगे स्थिर ताप पर, सीधे लिखो आप स्थिर ताप, यानी कि तापमान यहां पर बेटा कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहेगा। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलय गैस का द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। यानी कि क्या बताया था हेनरी ने कि किसी भी, जब तापमान को आप स्थिर रखें यानी कि तापमान आपका स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, उस स्थिति में कोई भी जो द्रव है उसके एक निश्चित आयतन में जो गैस होती है, वो जो गैस घुलती है उसको, जो उसके दाब के समानुपाती होगा उसका द्रव्यमान। तो अपन इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप अच्छे से देखिए, आप देखिए मैंने क्या किया, यहां पर मैं एक बीकर ले रहा हूं, एक कोई भी पात्र लिया मैंने, एक कंटेनर, इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा, इस कंटेनर के अंदर मैं द्रव भर देता हूं। क्या करता हूं मैं, इसके अंदर मैंने एक द्रव भर दिया है इस कंटेनर के अंदर। तो आप अगर देख रहे हैं तो इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, द्रव भर दिया। अब ये क्या है, एक पात्र था, इसमें मैंने ये द्रव है और इसके ऊपर मैंने क्या करा, यहां से मैंने गैस इसके अंदर डाल देता हूं। मैं इस पात्र के अंदर क्या करा, मैंने यहां से गैस डाल दी, मैंने कोई भी गैस इस पात्र के अंदर भर दी। अब ये गैस के अणु है, तो आप देख रहे हैं कि गैस हल्की होती है, तो ये गैस के अणु जो है क्या है, इसके ऊपर यहां पर रहेंगे। तो ये गैस के अणु है, क्या है बेटा, ये गैस के अणु। अब आप क्या देख रहे हैं, जब आपने देखा कि ये द्रव था और ये गैस के अणु थे, अब स्थिर ताप पर आप देख रहे हैं कि ये गैस आपने इसके अंदर डाली है, तो ये गैस इस द्रव के अंदर नहीं घुल रही है। पर हेनरी ने क्या करा कि इसके ऊपर यहां से अगर अपन एक पिस्टन लगा दें और एक पिस्टन की सहायता से मैं इस पात्र के ऊपर यहां से दाब डालूं, अगर मैं दाब डालूं यानी कि मैं दाब बढ़ाऊं या प्रेशर को बढ़ाऊं, दाब डालूं, तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर ये जो गैस थी ये इस द्रव में विलय होने लग जाती है। यानी कि जब क्या करा हेनरी ने, दाब डाला, तो दाब बढ़ाने पर क्या हो गई, उस गैस की उसमें विलेयता बढ़ने लगी। यानी पहले गैस इस द्रव में नहीं घुल रही थी, पर जैसे जैसे दाब बढ़ता गया ये गैस उस द्रव में घुलती गई।
तो इसी के लिए हेनरी ने बताया था कि किसी निश्चित आयतन में, ये एक निश्चित आयतन है द्रव का, इसमें जो गैस है उसका जो द्रव्यमान है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। तो ये प्रैक्टिकल यानी ये प्रयोग करके हेनरी ने बताया था कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता भी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सूत्र, कि मान लेते हैं, माना गैस का द्रव्यमान m है तथा दाब P है। अगर हम गैस के द्रव्यमान को m मान लेते हैं और दाब को P मान लेते हैं, तब क्या करेंगे बेटा, तब हम देखते हैं तब कि जो गैस का द्रव्यमान होता है वो दाब के समानुपाती है। तो m समानुपाती होगा किसके, P के, क्योंकि m जो है वो किसके समानुपाती है, P के समानुपाती होगा। तो m बराबर हम लिख सकते हैं KHP, यानी कि यहां पर KH आपका क्या है बेटा, हेनरी नियतांक। तो क्या देखा आपने, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समानुपाती का साइन हटाया हमने, समानुपाती का जब चिन्ह हटाया तो यहां पर KH आ गया और ये हेनरी नियतांक है। तो इस तरह से हम हेनरी के नियम को समझ सकते हैं। अब इसकी कुछ और चीजें आ जाती है बेटा हेनरी के नियम की, इसकी कुछ, इसके अनुप्रयोग भी पूछते हैं और इसकी सीमाएं भी पूछते हैं। तो इसके अनुप्रयोग में आपको पहले बताता हूं, फिर इसकी सीमाएं बताऊंगा। तो हेनरी के नियम के अगर अनुप्रयोग की बेटा हम बात करते हैं, यानी कि ये कहां कहां पर उपयोग होता है, तो आप क्या देखेंगे कि हेनरी के नियम को आप बहुत सारे जगह पर उपयोग करते हैं। जैसे एक होता है शीतलक पेय पदार्थों में, किसमें बेटा, शीतलक पेय पदार्थों में, पेय पदार्थों में, यानी कि शीतलक पेय पदार्थ यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें। दूसरा क्या करते हैं, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने में। तीसरा बेटा इसका उपयोग हम क्या देख सकते हैं कि इसका जो अनुप्रयोग है क्या देख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर यानी कि पर्वतारोहियों में। अब बेटा आप क्या देखेंगे कि ये इसके हेनरी के नियम के 3 अनुप्रयोग हैं। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं शीतलक पेय पदार्थों में। शीतलक पेय पदार्थ का मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी, कोल्ड ड्रिंक्स की, यानी कि जो ठंडे की बाटल हम पीते हैं, ठंडा पीते हो आप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो आप, कोका कोला, फेंटा, थम्स अप, ये अगर हम पीते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है, घुली रहती है। अब जैसे आप बोतल को ऐसे शेक कर देंगे, बोतल को हिलाकर उसका ढक्कन खोलेंगे तो क्या होता है, दाब कम होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में पूरी बाहर निकल जाती है। तो एक तो इसका उपयोग यहां पर होता है। दूसरा गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने में, यानी कि जो गोताखोर होते हैं जिनको डाइवर्स बोलते हैं, डीप सी डाइवर्स या उनको स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं। तो जब गोताखोर सांस लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये समुद्र में जाते हैं, तो सांस लेने के लिए इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और प्लस हीलियम, इन तीनों गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। क्योंकि पहले बेटा क्या करते थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर उपयोग करते थे, लेकिन आजकल उसमें हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है बेटा, जैसे जैसे गोताखोर समुद्र में नीचे जाते हैं उच्च दाब पर, वो रक्त में विलय हो जाती है, और जब गोताखोर समुद्र की सतह पर पुनः आते हैं, वापस आते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, दाब कम होता है, तो वो नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में शरीर से बाहर निकलती, तो जिससे गोताखोरों के शरीर पर छोटे छोटे घाव बन जाते थे, जिसके कारण उनसे रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होने लगती थी, जिससे गोताखोरों के शरीर में बहुत दर्द होता था। तो इससे बचने के लिए हीलियम गैस मिला दी जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर में, जिसके कारण
जो नाइट्रोजन गैस की विलयशीलता है उसको वो कम कर देती है हीलियम गैस, और गोताखोरों को कोई समस्या नहीं होती है। तो 2 अनुप्रयोग हो गए। तीसरा, अगर हम बात करें अधिक ऊंचाई पर, यानी कि जब जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो चढ़ाई करते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेटा, आप जानते हो कि जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है, यानी ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो कम होता जाता है, जिसके कारण जो पर्वतारोही होते हैं वो बराबर, यानी कि उनका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, बराबर काम नहीं करता, जिसके कारण वो बराबर सोच नहीं पाते हैं। और क्योंकि ब्लड में, यानी कि जो हमारा रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये अनुप्रयोग होते हैं हेनरी के नियम के। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाओं की, तो बेटा आप देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तो क्या क्या हेनरी के नियम की सीमाएं होती है वो आप देखिए। तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं बेटा वो क्या है कि हेनरी के नियम तो है पर इसकी कुछ सीमाएं, यानी कि लिमिट्स है कि ये कहां तक काम करता है। तो पहली जो चीज होती है वो ये है कि इसकी पहली सीमा ये होती है बेटा कि जो गैस आपने ली है ना, वो गैस द्रव के साथ कोई क्रिया ना करे। बेटा क्या है, पहली सीमा यही है कि जिस द्रव के अंदर आपने गैस को घोला है वो गैस उस द्रव के साथ कोई क्रिया ना करे। दूसरा, गैस के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। बेटा क्या 2 अनुप्रयोग अपन ने देखे हैं क्या क्या, और 2 सीमाएं आपने देखी क्या, गैस द्रव के साथ कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो द्रव के साथ क्रिया कर लेगी तो वो उसमें घुल जाएगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसका हानिकारक प्रभाव भी हो सकता है। दूसरी बात, गैस का रासायनिक संगठन नहीं बदलना चाहिए, यानी गैस जैसी है वैसी रहे, अगर वो द्रव से क्रिया करके उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है तो भी वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। और तीसरी जो सीमा है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा आपकी हेनरी के नियम की तीसरी जो सीमा है, तीसरी सीमा क्या है कि दाब बहुत अधिक और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि आप क्या देख रहे हैं बेटा कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हेनरी के नियम में जो गैस है, जो गैस हमने घोली है, उस गैस का क्या दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और उसका ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने हेनरी के नियम की बात की, हेनरी का नियम क्या होता है इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं यानी अनुप्रयोग होते हैं वो समझा, और इसकी क्या क्या सीमाएं होती है इसके बारे में हमने आज विस्तार से बात की। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।